हेलो व्यूअर्स। लास्ट क्लासेस में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटेल में पढ़ा था, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जो उससे ऑक्सो एसिड फॉर्म होती हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। आज हम अपने ऑक्सो एसिड्स को फिनिशिंग टच देंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ के, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के, उन्हें देख लेंगे और फिर टाइम बचेगा तो अपने नए टॉपिक ऑक्साइड्स को पिक करेंगे और ऑक्साइड्स स्टार्ट करेंगे। तो पिछले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराते हुए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ऑक्सो एसिड्स की प्रॉपर्टी पे एक बार फिर ध्यान देते हैं। ठीक, तो हमारा टॉपिक चल रहा है ऑक्सो एसिड्स और आज ये बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पे है। कुछ समय का अभाव कह लीजिए या कह लीजिए सु, सुविधाओं का, उसकी वजह से हम लोगों ने लिमिटेड टाइम पीरियड का ही लेक्चर लिया था, इसीलिए टॉपिक लंबा खिंच गया। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। अब ऑक्सो एसिड्स में अगर मुझसे कोई कहे कि भाई आप ये जो मैं एसिड लिख रहा हूं HClO4, HiO4 और HbRO4, HF का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक ही यानी कि एक ही ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए ऑक्सो एसिड बनाता है, बाकी नहीं बनाता है। ठीक, तो अगर मुझसे कोई पूछे इन ऑक्सो एसिड्स को आप एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के हमने दो तरीके सीखे थे लास्ट क्लास में। एक तरीका तो था कि सेंट्रल एटम जो है उसकी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साई से डिनोट करते हैं, किसकी? सेंट्रल एटम की। ठीक, और दूसरी चीज क्या देखी थी? दूसरी चीज हमने देखी थी क्या? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं उस ऑक्सो एसिड में। ठीक, तो जब आप यहां देखोगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तो आपको सेम दिखेंगे, हर जगह 4 है, लेकिन क्या है, सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है। तो सेंट्रल एटम के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, इन ऑक्सो एसिड्स की एसिडिटी को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो है क्लोरीन, यहाँ पे क्या है, आयोडीन, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन। तो जब इन सब एटम्स को आप देखोगे तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। वो क्या? कि ये सब जो है, ये सब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, यानी कि हेलोजेंस हैं। और हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के आधार पे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली हैं। वो ये है कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इन्हें जब आप देखोगे तो अगर मैं इन्हें ऑर्डर में लगा लूं तो क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद आयोडीन। ठीक, तो जब मैं इन्हें ग्रुप्स के मतलब ऑर्डर में लगाऊंगा तो इस तरीके से आपको एक ग्रुप में दिखते हैं। ऊपर फ्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड है नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब क्या होगा, डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से क्या फर्क पड़ेगा? जो यहाँ से ऑब्जर्वेशन थी हमारी वो ये थी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। क्यों बताया था? क्योंकि जितना ज्यादा आपका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा वो OH बॉन्ड को पोलर करेगा, और पोलर करने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन अपना माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा और जो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें अपनी तरफ शिफ्ट करने लगेगा। और हाइड्रोजन जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, फिर उसका क्या काम, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन था वो भी तुमने खींच लिया। ठीक, तो इसीलिए जितना ज्यादा आपका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा आपका H इजिली वहां से रिमूव हो सकता है। और इसी आधार पे तो हम एसिडिटी बताते हैं कि जहां से H प्लस आपका आराम से निकल जाए वो चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि क्लोरीन वाला जो ऑक्सो एसिड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं ऑर्डर में लगाऊं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर ब्रोमीन वाला आ जाएगा HbRO4, और फिर आयोडीन वाला। तो इससे हमने देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं। एक अगर मैं ऑक्सो एसिड आपके सामने लिखूं, HF, HCl, HbR और HI, तो आप यहाँ पे किस ऑर्डर में लगाएंगे? तो आप कहेंगे कि सर सेंट्रल एटम चेंज हो रहे हैं क्योंकि हेलोजेंस हैं, और डाउन द ग्रुप हेलोजेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इसीलिए सर डाउन द ग्रुप जो है एसिडिटी भी डिक्रीज होगी। लेकिन भाई लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या ये ऑक्सो एसिड है?
बोलो क्या ये ऑक्सो एसिड है? कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं है। तो अब ऑक्सो एसिड नहीं है तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का तरीका है ये केवल ऑक्सो एसिड्स का है। ठीक, और ये क्या है? ये है भाई हमारे हाइड्रा एसिड्स। लिख देता हूं इधर, हाइड्रा एसिड्स। ठीक, तो इनमें जो अपना पुराना कॉन्सेप्ट लगता है क्या, कि H प्लस किस तरीके से रिमूव होगा, वो तो यहाँ भी देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ना देखते हुए हम डायरेक्टली जो है वो सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि अब हाइड्रोजन वाया ऑक्सीजन अटैच नहीं है, अब वो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच्ड है। तो हम देखेंगे कि इनका बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है। तो देखिए आप, HF क्या है, और हमें एक चीज और पता है कि डाउन द ग्रुप जो होता है, अगर मैं इनका इस तरीके से लिख दूं इन्हें, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप हमारा साइज भी इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड पे किस तरीके से फर्क पड़ेगा? देखिए हाइड्रोजन तो सेम है, हाइड्रोजन जब यहाँ होगा तो इतना ही रहेगा, लेकिन अब जब ये बॉन्ड बना रहा है तो इस तरीके से, मान लीजिए बॉन्ड ओवरलैप दिखा दूं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, अब क्लोरीन क्या है? थोड़ा बड़ा होगा फ्लोरीन से, तो क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ब्रोमीन का साइज और बड़ा हो जाएगा। और हमें पता है कि जितना ज्यादा ऑर्बिटल्स का साइज कंपेरेबल होगा उतना अच्छा ओवरलैप होगा। बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो ऑर्बिटल्स आती हैं, या तो ओवरलैप करती हैं हेड टू हेड या पूरा फेस वाइज, तो ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यानी कि इस तरीके से ऑर्बिटल्स आएंगे, ओवरलैप होंगे। तो अब जितना ज्यादा उनका साइज एक जैसा होगा, अब दो चीजें, एक बहुत बड़ी एक चीज बहुत छोटी, तो उनका कोई मेल नहीं है, लेकिन अगर साइज बराबर हुआ तो अच्छी ओवरलैपिंग होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, तो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो ओवरलैपिंग बेकार होती जाएगी, और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग बेकार होगी उतना ही बेकार बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड बेकार बन गया तो H को तो आराम से निकाल ही सकते हैं। तो उसी तरीके से हम कह देंगे कि डाउन द ग्रुप हमारे सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कि डाउन द ग्रुप इफेक्टिव ओवरलैपिंग डिक्रीज होती जा रही है, जिस वजह से हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है उससे। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब इतना है कि ये H आप कितने आराम से निकाल सकते हैं। तो बताइए कहाँ पे आपको H आराम से निकलता हुआ दिख रहा है? यहाँ तो अच्छी ओवरलैपिंग है, बहुत दिक्कत लगेगी खींचने में, लेकिन जब यहाँ आ जाओगे तो यहाँ ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं है, आराम से H खींच सकते हो। तो डाउन द ग्रुप हाइड्रा एसिड्स में एसिडिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और जो ऑर्डर आ जाएगा वो हमारा ऑर्डर कुछ इस तरीके से दिखेगा, HF, HCl, HBr और HI। तो आपने अंतर देख लिया कि ऑक्सो एसिड्स और नॉर्मल एसिड में किस तरीके से हमें ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा कि ऑक्सो एसिड है या नहीं है। तो ये हमारी एसिडिटी पे लास्ट बात थी। अब मैं एक क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का करा देता हूँ, एक रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का, और अपने टॉपिक को ऑक्सो एसिड्स को हम विराम लगाएंगे। ठीक, तो अब हमें क्या देखना है? एसिडिक स्ट्रेंथ और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमें नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब बोलें तो ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया एटम्स के रूप में। जब हम इलेक्ट्रॉन्स के रूप में बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उल्टा तो नहीं बोल दिया? अभी हम देखेंगे अपने एग्जाम्पल के मतलब से, क्योंकि ये याद रखना बहुत ही दिक्कत वाली बात है, लेकिन एक बार जब देख लोगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की हेरा फेरी हो रही है तो सब ध्यान रहेगा। ठीक, इसे भी हटाओ भाई, ये एरो क्या कर रहा है? अब देखो, अगर मैं सोडियम एटम उठाऊं, ठीक, पता है एक अच्छा मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक, तो सोडियम की कंफिग्रेशन क्या होती है? 281। ठीक, अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो प्रोटॉन तो उतने ही रहे, तो प्रोटॉन यानी कि अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो उनका उतना ही रहा। मान लो 11 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है और 11 यूनिट का ही नेगेटिव चार्ज है, तभी तो एटम न्यूट्रल है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन तो 10 बच गए हमारे पास, प्रोटॉन 11 ही रहे।
तो जब इससे आप देखोगे तो ओवरऑल आपको 1 यूनिट का प्लस चार्ज एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे, जिस वजह से सोडियम मेटल ना रह के अब सोडियम आयन बनेगा, और आयन भी कैसा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो आपने देखा सोडियम अभी न्यूट्रल था, न्यूट्रल का मतलब सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 थी, लेकिन जब यहाँ देखोगे तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई, यानी कि 0 से +1 गई कोई चीज तो क्या हुआ, तो 0 से +1 जाने में हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का क्या हेरफेर हुआ, जब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो उस चीज का ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये बात ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, और रिडक्शन का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें कहीं पे किसी चीज की ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बतानी है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कितने अच्छे से ऑक्सीडाइज हो सकता है या कितने अच्छे से रिड्यूस हो सकता है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं जिसमें हमें उन ऑक्सो एसिड्स को ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं HClO4, HClO3 सारे क्लोरीन के हैं, ऑक्सो एसिड्स HClO2, HClO भी लिख ही लो। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमें करना है कि इन सब ऑक्सो एसिड्स को हमें इनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो भाई अगर कोई चीज ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखा रही है, मतलब वो अपना थोड़ी ऑक्सीडेशन करा रही है, वो करा रही है दूसरे चीज का ऑक्सीडेशन। तो अगर कहीं पे कोई दूसरे चीज का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स वहां से लूज हो रहे होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन से ले रहे होंगे। यानी कि मैं ये कहूं कि अगर कहीं पे कोई चीज किसी दूसरे चीज का ऑक्सीडेशन कराती है तो वहां उसका रिडक्शन होता है, दोनों वाइसा वर्सा चलते हैं। तो अगर ये लोग किसी चीज को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो खुद का ये लोग रिडक्शन कराएंगे, और अभी अभी हमने देखा कि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अब भाई कोई किसको किसी चीज को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन वो लेके अपनी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाए। तो आपको पता है क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है, जहां पे क्या है, जहां पे हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता क्या है कि बस इन्हें चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉन और। अब एक इलेक्ट्रॉन और आता है तो इनका ऑक्टेट पूरा होता है, और एक इलेक्ट्रॉन आने से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या फर्क पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन आने से जो इनकी मोस्ट कॉमन या मैं कहूँ मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है वो इनकी हो जाती है -1। क्योंकि अभी देखोगे आप क्लोरीन है या कोई भी ले लो फ्लोरीन है, तो वहां पे क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होती है NH2 NP5, यानी कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो चाहिए क्या, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही क्या होगा, 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इनके ऊपर -1 डेवलप होगा, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इन सब ऑक्सो एसिड्स में से किस ऑक्सो एसिड में -1 तक पहुंचने का रास्ता आसान है, तो वो चीज अपना रिडक्शन आराम से कराएगी, और अपना रिडक्शन आराम से कराएगी तो मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन भी अच्छे तरीके से कराएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें हर जगह इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ेगा। ठीक, तो HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, एक्स मान के निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, HClO2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और HClO में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना, +1। अब इन सब ऑक्सीडेशन स्टेट को आप ध्यान से देखो, किस ऑक्सीडेशन स्टेट को -1 में ले जाना आसान है। अगर इन सबका गोल एक ही है कि भाई हमें -1 तक पहुंचना है, तो -1 तक पहुंचने के लिए क्या होगा, -1 तक पहुंचने के लिए देखो आप, एक छलांग लगानी है, ये भाई साहब कूदना है, लॉन्ग जंप लगानी है, एक लॉन्ग जंप है ये, एक लॉन्ग जंप है ये, एक लॉन्ग जंप है ये, लॉन्ग जंप का होगा, ऐसे ही पहुंच जाएगा। तो मतलब +1 से -1 तक पहुंचने का काम आसान है। मतलब होना क्या है
कि एक बार +1 से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो यहाँ पे -1 चार्ज, यानी कि बस इसे यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जो कि रिलेटिवली काम आसान लग रहा है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नीड बढ़ती जाएगी, इसको रिड्यूस करना हमारे लिए दिक्कत का काम होता जाएगा। तो इसीलिए HClO का जो रिडक्शन है वो इजीली हो सकता है, जो रिडक्शन है वो इजी है। तो अब इसका रिडक्शन इजी हो जाएगा तो दूसरे का क्या, ऑक्सीडेशन भी अच्छे से कराएगा, मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो जब हम देखेंगे कि यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर मैं इसका आपको ऑर्डर बताऊं तो वो ऑर्डर कुछ इस तरीके से मिलेगा, HClO4 की सबसे कम, फिर HClO3 की, फिर HClO2 की, और फिर HClO की। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे जैसे हमारे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही थी तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कम होती जा रही थी, क्योंकि उसको रिड्यूस करना हमारे लिए रिलेटिवली डिफिकल्ट होता जा रहा था। तो ये था ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट। अब हमें एक कॉन्सेप्ट और दिखा देता हूं जो कि है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का। ठीक, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन समझ लिया, तो रिडक्शन में क्या दिक्कत है, रिडक्शन पूछ रहे हैं कि रिडक्शन नहीं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। अब हम किसी चीज की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देख रहे हैं, मतलब उसने किसी दूसरे एटम का या दूसरे कंपाउंड में किसी चीज का रिडक्शन कराया होगा, तो खुद का उसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। वो कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन अब आप एक दूसरी डेफिनेशन देख लो रिडक्शन की, जो कि क्या कहती है, जो कहती है कि भाई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था क्या, कि ऑक्सीजन जुड़ जाए, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में फिर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मुझे किसी चीज की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखनी है, मतलब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो वो क्या करा रहा होगा, कहीं दूसरी जगह हाइड्रोजन ऐड करा रहा होगा। अब वो हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, वो हाइड्रोजन उसी चीज से आएगा जिसका आप रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देखोगे। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊं, तो हम ऑक्सो एसिड लिख रहे हैं फॉस्फोरस के, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। इनमें जब आप देखोगे तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमें इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। बेसिक स्केलेटन ध्यान रखना, फॉस्फोरस का 3 हाइड्रोजन है, तो 3 ऑक्सीजन के द्वारा ये अटैच हो जाएंगे सेंट्रल एटम से। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो पहली कंडीशन है कि आप 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा दें। अब क्या बच रहा है, 3 हो ही गए, तो अब क्या होगा देखो यहाँ पे, अब बचना ही नहीं है कुछ, अब एक H बच रहा है, तो H फिर मजबूरी है लगा दो। तो अब जब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, एक P बॉन्ड O बॉन्ड H है, और यहाँ पे डायरेक्टली PH बॉन्ड है, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो हमारे पास एक ऑक्सीजन तो आना ही है डबली बॉन्ड के साथ, और एक H के साथ, अब जो H बच रहे हैं वो इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी PH बॉन्ड नहीं है, PH बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक PH बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, 2 PH बॉन्ड है। अब इस PH बॉन्ड की वजह से होगा क्या, जब ये बॉन्ड क्लीव होगा या ब्रेक होगा तो यहाँ से 2 H निकलेंगे, तो जो 2 H प्लस निकलेंगे वो कहीं जाके ऐड हो सकते हैं, दे कैन बी एडेड, और जहां जाके ये ऐड हो जाएंगे उस चीज का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यहाँ से आपका एक H आ सकता है और यहाँ से कोई H आएगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन कौन अच्छा कराएगा, सबसे ज्यादा रिडक्शन जो आपका H3PO2 है वो कराएगा। अगर मुझे इनको हमारी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखना था तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा H3PO2, यानी कि इस ऑर्डर में बढ़ जाएंगे, H3PO4, H3PO3 और H3PO2, क्योंकि सबसे ज्यादा OH बॉन्ड यहाँ पे थे। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने ऑक्सो एसिड्स को खत्म कर दिया। अब हम ऑक्साइड्स पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में।